हेलो एवरीवन। आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एमसीक्यूज़। ये हमारी चल रही है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में हम हर चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो आप लोगों के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 26। इस सेशन में हम 26, 27, 28 एंड 29 ये चारों चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। 27, 28 एंड 29 चैप्टर जो है वो सिंपल से छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। जुडिशियल रिव्यू हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये लक्ष्मीकांत में अलग अलग चैप्टर्स में है, तो हम इसे यहाँ पे एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। स्टेटमेंट 1 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन 7 अदर जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 जजेस मेंशन किए गए थे एंड प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये 7 जजेस जो हैं इन्हें बोलते हैं पुइनी जजेस बोला जाता है इन्हें। और ये 7 जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर हम प्रेजेंट बात करें तो 33 प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि टोटल 34। ये जो है बेसिकली। अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज मैंने अभी आपको प्रेजेंट का नंबर बताया 33 + 1। अगर फिक्स्ड होता तो ये नंबर 7 होता अभी भी। यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है। ये क्या है, ये बेसिकली सिंपल मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर्स। यहाँ पे लास्ट टाइम अगर हम बात करें, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, पीसीएस वगैरह में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम जो चेंजेस हुए हैं, यानी कि जो इंक्रीज़ किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 जजेस जो किया गया है, ये लास्ट टाइम जो इंक्रीज़ की गई है सुप्रीम कोर्ट जजेस की, जो इंक्रीज़ किया गया नंबर, वो कब किया गया, लास्ट किया गया 2019 में। ये ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेटमेंट में दे सकते हैं कि लास्ट टाइम, इससे पहले भी लास्ट टाइम जो हुआ है इंक्रीज़ वो कब हुआ है। 2019 आपको ईयर याद रखना है और फिक्स्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। यहाँ पे सेकंड हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नॉट मोर देन 7 अदर जजेस, ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, आंसर हो जाएगा ओनली 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड। यहाँ पे पूछे नॉट अ ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। यहाँ पे नॉट अ ग्राउंड पूछे, यानी कि जो ग्राउंड नहीं है, मतलब जिन बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव नहीं किया जा सकता, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है। रीजंस हमें पता होना चाहिए कौन कौन सा। एक हो गया इनकैपेसिटी, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड करप्शन। ये 3 जो होता है ये यहाँ पे होगा, बट हमसे पूछा है नॉट अ ग्राउंड। नॉट अ ग्राउंड क्या हो जाएगा, जुडिशियल एरर। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जुडिशियल एरर। यहाँ पे बेसिकली जुडिशियल एरर या फिर जिसे रॉन्ग डिसीजन बोल रहे हैं, तो ये कोई भी ग्राउंड नहीं है रिमूवल का, ये कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। यहाँ पे डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। करेक्ट बताना है हमने। फर्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 129, और आपको आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ये आर्टिकल 129 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 129 में मेंशन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को कहा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, बीइंग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इट हैज़ पावर्स टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। यहाँ पे सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है पनिश कर सकता है फॉर इट्स कंटेम्प्ट। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। देन थर्ड है, हाई कोर्ट्स आर नॉट कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। मैंने अभी डिस्कस किया कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो है फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। वहीं अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट्स की, तो हाई कोर्ट्स का यहाँ पे जैसे आर्टिकल 129 है सुप्रीम कोर्ट के लिए, वैसे ही आर्टिकल 215 ये है हाई कोर्ट्स के लिए ये है कि हाई कोर्ट्स आर ऑल्सो कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स विद कंटेम्प्ट पावर्स। यहाँ पे
Article important 215 for High Court and Article 129 for Supreme Court. The next question is, which of the following is ट्रू अबाउट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है कौन सी आर्टिकल में मेंशन किया गया है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आर्टिकल 131, सो आर्टिकल 131 जो होता है वो होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता क्या है, इसमें होते हैं डिस्प्यूट्स किससे रिलेटेड, सेंटर्स वर्सेज वन और मोर स्टेट्स या फिर बिटवीन स्टेट्स। सो ये कौन रिजॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है अंडर आर्टिकल 131। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है एंड ये डिस्प्यूट से रिलेटेड होता है, सेंटर्स एंड स्टेट्स या फिर स्टेट्स वर्सेज स्टेट्स। सो यहाँ पे सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स। देन अच्छा यहाँ पे जैसे दे रखा है डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड प्राइवेट पार्टीज़। सो ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स एंड सेंटर के बीच में अगर क्लैश होगा या फिर स्टेट्स एंड स्टेट्स के बीच में क्लैश होगा या फिर सेंटर एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में क्लैश होगा या फिर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में क्लैश होगा, तो इसे ये जो केसेस होते हैं सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हो सकती है, उसे कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 131। देन नेक्स्ट है यहाँ पे द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर शेयरिंग। सो अगर इंटर स्टेट, अगर दो स्टेट्स के बीच में रिवर वाटर को लेकर के रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये ज्यूरिसडिक्शन है कि वो सुनवाई करे या ना करे। सो ये जो है अगर मैं बात करूँ इंटर स्टेट रिवर वाटर शेयरिंग से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ये हमारा आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है आर्टिकल 262। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 262 ये रिलेटेड है इंटर स्टेट रिवर वाटर शेयरिंग से। ठीक है, और ये आर्टिकल 262 क्या कहता है, आर्टिकल 262 जो है इसमें मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। सो इसके लिए बेसिकली एक ट्राइब्यूनल सेटअप किया जाएगा जो पार्लियामेंट करेगी। ये ट्राइब्यूनल जो होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा, ये जो ज्यूरिसडिक्शन है इंटर स्टेट रिवर वाटर शेयरिंग का, ये किसके अंडर है, ये ट्राइब्यूनल का ज्यूरिसडिक्शन है। सो ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डी आउटसाइड इट्स पर्व्यू। से ये सुप्रीम कोर्ट के पर्व्यू से बाहर है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following cases introduced the concept of basic structure of the constitution? So ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व हुआ था कौन से केस में, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो इम्पोर्टेंट केस हैं उनके ईयर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको याद रखना है। और जैसे अभी हमने ऊपर इंटर स्टेट डिस्कस किया, सो इंटर स्टेट रिवर वाटर शेयरिंग डिस्कस किया, तो इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस है वो आपको याद रखना है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2002 का केस है। ये 2002 का नहीं 2000 का केस है, 2000 का केस है। सो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमने करेक्ट बताना है। जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन आर्टिकल 13। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया, नहीं, जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। सो ऑप्शन ये स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है। देन सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट अप्लाइज ओनली टू लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाती है बिकॉज ये स्टेट लेजिस्लेचर्स पे भी अप्लाई होता है। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है हो जाएगी ये भी इनकरेक्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्लिसिटली मेंशन, आर्टिकल 13 में ही जुडिशियल रिव्यू है, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सप्लिसिटली मेंशन, तो कहीं भी एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू को डिफाइन नहीं किया गया है। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट जो है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है, नहीं, एक्सप्लिसिटली कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट गलत है, वरना आर्टिकल 13 में ही जुडिशियल रिव्यू का जो बेसिकली हम कह लें कि निचोड़ जो है वो जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल 13 में ही है। आर्टिकल 13 ही अलाउ करता है कोर्ट्स को कि कोर्ट्स डिक्लेयर करें कि कोई भी लॉज अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उस लॉ को वॉइड कर सके, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सके सुप्रीम कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सो ये बेसिकली
आर्टिकल 13 से ही ये कोर्ट जो है इंटरप्रेट करता है, बट यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन वर्ड यूज़ किया गया था एक्सप्लिसिटली, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है, बिकॉज क्योंकि जुडिशियल रिव्यू को कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हुई, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली वर्ड मेंशन किया गया था, वरना ये स्टेटमेंट अगर एक्सप्लिसिटली वर्ड नहीं होता तब ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होती। सो यहाँ पे अब थर्ड है, जुडिशियल रिव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सो थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। सो थर्ड स्टेटमेंट जो होगी ये हमारी करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन जो है, सो यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे 3 ओनली होगा, ठीक है। सो यहाँ पे 3 ओनली जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शंस में यहाँ गड़बड़ है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ओनली 3 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट जुडिशियल एक्टिविज़म। सो जुडिशियल एक्टिविज़म से बेसिकली पूछ रहे हैं जो गलत है यहाँ पे, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज़म से रिलेटेड जो स्टेटमेंट गलत है हमने वो बतानी है, जो इनकरेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ बेस्ड ऑन अ प्रोएक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, इट मतलब करेक्ट है, मतलब हमारा आंसर ये नहीं होगा क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है। देन सेकंड है, इट इंक्रीजेस अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सो यहाँ पे बी जो हो जाएगा ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। थर्ड है, इट लीड्स टू फ्रीक्वेंट इंटरफेरेंस इन लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग। तो यहाँ पे सी जो है ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। डी अगर हम देखें, इट इज़ रूटेड इन आर्टिकल 356। सो आर्टिकल 356 हमने पहले ही डिस्कस किया था, ये किसके लिए है, प्रेसिडेंट रूल के लिए। सो यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड नहीं है, ये है हमारा प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड। दैट्स वाई स्टेटमेंट डी जो है ये हमारी इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट बतानी थी। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। सो PIL की अगर हम बात करें तो फादर ऑफ PIL किसे कहा जाता है, फादर ऑफ PIL किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे फादर ऑफ PIL की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, VR कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस PN भगवती। सो ये भी आपको याद रखना है, जस्टिस PN भगवती। तो इन दोनों को फादर ऑफ PIL कहा जाता है, जस्टिस भगवती को एंड VR कृष्णा अय्यर को, क्योंकि ये जो PIL का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस जो किया गया था ये इन्हीं दोनों जस्टिस ने किया था, एंड ये लेट 1970s एंड अर्ली 80s की बात है। सो ये आपको याद रखना है पूरा। नेक्स्ट है, अच्छा कुछ फैक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन जो है PIL के थ्रू फर्स्ट पर्सन जो रिलीज़ किया गया था तो वो एक लेडी थी, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बिहार में बहुत सारे अंडर ट्रायल्स को रिलीज़ किया गया था। सो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं इससे रिलेटेड वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड कंडीशन फॉर फाइलिंग अ PIL। सो PIL फाइल करने का कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है, वो बताना है हमने कि कौन से रीज़न के तहत हम PIL फाइल नहीं कर सकते, बेसिकली ये पूछा गया है। सो यहाँ पे द पेटिशनर मस्ट शो अ वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट। सो फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहे हैं तो इसके लिए क्या है, इसके लिए है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के तहत हम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं केस। ये PIL नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ये PIL के अंडर नहीं आता, ये हमारे खुद के राइट्स अगर वायलेट होंगे तो इसमें पब्लिक का क्या लेना देना है, ये इंडिविजुअल से रिलेट कर रहा है। सो यहाँ पे इस वजह से क्या हो जाता है, ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे वायलेशन ऑफ हिज ओन फंडामेंटल राइट लिखा है। तो अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो इससे बाकी पब्लिक का क्या मतलब बन रहा है, कोई मतलब नहीं बन रहा, तो ये PIL के अंदर नहीं आएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर नहीं आएगा। अगर हाँ पूरी पब्लिक बहुत ज़्यादा लोगों का अगर राइट्स जो हैं वायलेट हो रहे हैं तो फिर यह PIL के अंडर आएगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये हमारा नॉट करेक्ट था, और यहाँ पे हमने नॉट करेक्ट बताना था। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे भी हमने करेक्ट बताना है। सो अब PIL कैन बी फाइल्ड इन हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226। सो 226
से रिलेटेड बताने हमने। सो यहाँ पे अभी मैंने डिस्कस किया कि आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 जो है वो हमारे पर्सनल राइट्स जब वायलेट होंगे तो उसके तो उन वायलेशंस के लिए हम केस फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ठीक है। सो यहाँ पे PIL से रिलेटेड नहीं है ये, मैंने अभी आपको ऊपर ये क्लैरिफाई किया था। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो हो जाती है हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। देन सेकेंड है सुप्रीम कोर्ट कैन एंटरटेन PILs अंडर आर्टिकल 32। सो ये भी मैंने अभी आपको बताया था, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाती है हमारी पर्सनल वायलेशंस के लिए। अगर कोई हमारा पर्सनल राइट वायलेट हो रहा है तो तब हम फाइल कर सकते हैं केस, ये PIL से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन 3 है यहाँ पे, PILs कैन बी फाइल्ड फॉर इशूड लाइक बॉन्डेड लेबर और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि PIL जो होता है जब जनरल पब्लिक के या बहुत ज़्यादा पब्लिक के राइट्स वायलेट हो रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड हम फाइल कर सकते हैं अंडर PIL। कोई भी केस फाइल करेंगे अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों के अगर राइट्स वायलेट हो रहे होंगे तो उससे रिलेटेड है। तो ये यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। यहाँ पे कह रहे हैं इश्यूज़ लाइक बॉन्डेड लेबर और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो यहाँ पे जैसे बॉन्डेड लेबर्स हैं एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। सो एनवायरनमेंट अगर ख़राब होगा तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा लोगों को क्या कहते हैं नुकसान होगा। देन बॉन्डेड लेबर, तो ये किसी एक लेबर की बात नहीं हो रही है। सो यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इससे इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस है, वो भी आपको याद रखना है, शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और ये केस जो था ये 1983 का केस है, ये आपको पता होना चाहिए। कितनी बार केसेस दे देते हैं और साइड में आपको दे देंगे कि ये किस चीज़ से रिलेटेड था, फंडामेंटल राइट्स, PIL, तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, यहाँ ऑप्शंस जो है ये C जो होगा यहाँ पे 3 ओनली होगा। ये आप लोगों को याद रखना है, ध्यान में रखिए थोड़ा सा, 3 ओनली जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होएगा। सो अब नेक्स्ट है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट lay down guidelines to prevent misuse of PIL। सो PIL का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ को रोकने के लिए कौन सा केस था जिसमें फाउंडेशन जो है रखी गई थी गाइडलाइंस कि प्रिवेंट, ले डाउन गाइडलाइंस टू प्रिवेंट PIL मिसयूज़। सो यहाँ पे जो है हमारा जो इम्पॉर्टेंट केस था वो था स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह शौफाल। सो ये हमारा 2010 केस था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको अभी बताया था केसेस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और किस चीज़ से रिलेटेड है वो केस, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी PILs को के मिसयूज़ को रोकने के लिए, सो वो कौन सा केस था, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह शौफाल 2010 केस। The next question is the powers of the Supreme Court to review its own judgments is mentioned under। So Supreme Court खुद के ही जजमेंट को खुद के ही उसको रिव्यू कर सके, ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये आता है आर्टिकल 137, सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। सो आर्टिकल 137 ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। मतलब यहाँ पूछना है जो एडवाइजरी जुडिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो किसके अंडर आती है। सो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया, एडवाइजरी जुडिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 143। नेक्स्ट है द डॉक्ट्रीन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। सो कौन से केस में जो है डॉक्ट्रीन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ये जो इम्पोर्टेंट केस था ये था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। सो यहाँ पे गोलकनाथ केस हो जाएगा और ईयर कौन सा है 1967। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग। सो स्टेटमेंट 1 है जुडिशियल रिव्यू प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जुडिशियल रिव्यू जो है ये प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। सो स्टेटमेंट 1 जो है हमारी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट प्रिवेंट्स आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। थर्ड है इट इज़ लिमिटेड ओनली टू फंडामेंटल राइट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए लिमिटेड नहीं है, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, लीगल राइट हो गया, तो ये सबके लिए। सो दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, आंसर होगा 1 and 2। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। The next question is which of the following constitutional provisions establishes the finality of Supreme Court decisions।
सो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो स्टैब्लिश करता है फाइनलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 141, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। सो आर्टिकल 141 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ज्यूडिशियल एक्टिविज्म। सो इनमें से ज्यूडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल क्या है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा इशूइंग गाइडलाइंस ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स। सो यहाँ पे अगर पुलिस से रिलेटेड रिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी लॉज बनाने तो वो किसका काम है, वो है लेजिस्लेचर का। बट यहाँ पे जो जुडिशरी है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी जो है वो एक्टिव होकर के उसने फैसला सुना दिया कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, गाइडलाइंस इशू कर दी। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, जुडिशियल एक्टिविज्म। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जुडिशियल एक्टिविज्म। और ये केस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, ये जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स गाइडलाइंस जो इशू की थी सुप्रीम कोर्ट ने, ये है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 केस, 2006 केस। सो ये इंपॉर्टेंट है। पुलिस रिफॉर्म्स जजमेंट भी बोला जाता है इस केस को। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, PCS वगैरह में ये पूछा गया है। सो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 केस, ये किससे रिलेटेड है, पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है, पुलिस रिफॉर्म जजमेंट से। और जैसे यहाँ पे फ्रेम किया गया कि जुडिशियल एक्टिविज्म का एक एग्जाम्पल है। सो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है PIL इज़ प्राइमरली अ प्रोडक्ट ऑफ। सो PIL की अगर हम बात करें तो ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है जुडिशरी की इनोवेशन थी ये। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग, हमने करेक्ट बताना है। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रेट्स अंडर आर्टिकल 226। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा है, आर्टिकल 32। तो राइट हम ये हमारा फर्स्ट जो हो जाएगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हाई कोर्ट्स कैन इशू रेट्स अंडर आर्टिकल 32, नहीं ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ये दोनों मतलब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट में मेंशन किया। आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट। सो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाइदर 1 एंड नॉर 2। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नाइदर। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ नॉट फॉलोड इन इंडिया। सो किस टाइप का जुडिशियल रिव्यू जो है इंडिया में फॉलो नहीं होता है, ये हमने बताना है यहाँ पे। सो पॉलिटिकल क्वेश्चन डॉक्ट्रिन, ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिटिकल क्वेश्चन डॉक्ट्रिन जो है ये इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता है। सो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाज अपहेल्ड इन। सो जुडिशियल रिव्यू जो है जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ये कौन से केस में अपहेल्ड किया गया था। सो द राइट आंसर इज केशव नंदा भारती केस। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार डिस्कस कर लिया है। इतने सारे चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, 26 चैप्टर हो गए हैं। और ये केशव नंदा भारती केस हम लोग काफ़ी टाइम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको अब अच्छे से पता हो जाना चाहिए कि इस केस में क्या क्या था। 1973 का केस है। नेक्स्ट है आर्टिकल 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। सो आर्टिकल 144 की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ऑल सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ मस्ट एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एनफोर्समेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस बाय ऑल अथॉरिटीज़। सो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच रिट कैन बी इशूड टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स थ्रू PIL। PIL के थ्रू जो है अगर फंडामेंटल राइट्स इशू करने, अगर रिट इशू करनी है तो वो कौन सी रिट होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि जब हमारे इंडिविजुअल राइट, अगर सिर्फ मेरे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, अगर मेरे सिर्फ वायलेट हो रहे हैं राइट्स, तब मैं PIL के अंडर फाइल केस नहीं कर सकती। बट अगर बहुत ज़्यादा लार्जर पब्लिक में वायलेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तब PIL के थ्रू केस जो है वो फाइल होगा। तो इस चीज़ में बिल्कुल क्लियर रहना है आपको। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स के लिए PIL फाइल नहीं कर सकते। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो इसके लिए PIL फाइल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे क्या था कि इंडिविजुअल के अगर राइट वायलेट हो रहे हैं तब PIL के तहत केस नहीं होगा, तब आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के तहत केस जो है वो फाइल किया जाएगा। बट यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स थ्रू PIL अगर हमने वो करना है, एनफोर्स करना है, तो फिर बेसिकली केस फाइल करना है। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा पब्लिक के, उसके लिए PIL जब हम फाइल करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कौन सा रिट जो है वो इशू करेगी, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं। सो वो कौन सा रिट इशू करेगी,
सो द राइट आंसर इज मैंडेमस भी कर सकते हैं, quo warranto, हेबियस कॉर्पस। ये केस के ऊपर हो जाएगा कि कौन से राइट वायलेट हो रहे हैं, किस तरीके के राइट वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो पाँचों हैं ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। और रेट कितने तरीके के होते हैं, 5 रेट्स होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक हो गया मैंडेमस, quo warranto, हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन एंड सर्शोनरी। सो यहाँ पे ये 5 रेट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही रेट्स इशू कर सकती है, बल्कि ही पाँचों ही जो 5 रेट्स हैं ये 5 की 5 रेट्स इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। सो यहाँ पे जो है ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशल एक्टिविज़म। सो जुडिशल एक्टिविज़म को जो बहुत ज़्यादा वो किया जाता है कि ये सही चीज़ नहीं है जुडिशल एक्टिविज़म, तो इसका बेसिकली बिगेस्ट क्रिटिसिज्म जो है वो बताना है हमने यहाँ पे। तो ये डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करता है, नहीं ऐसा नहीं है। जब जुडिशरी लेजिस्लेचर के डोमेन में आ जाती है तो इससे जो डेमोक्रेसी वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इसमें क्या जुडिशरी जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो रही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड है प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो रहा है, नहीं। ऑप्शन बी जो होगा ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड है जुडिशल ओवर रीच। देन लीगल अवेयरनेस बढ़ रही है, नहीं। ये क्या है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जुडिशल ओवर रीच। कि मतलब जुडिशरी जो है ये लेजिस्लेचर के मामलों में भी इंटरफेयर कर रही है, एग्जीक्यूटिव के मामलों में भी इंटरफेयर कर रही है, तो ये ओवर रीच कर रही है जुडिशरी। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी हिस्ट्री की भी MCQ सीरीज़ जो है वो चैनल पे स्टार्ट हो गई है, आप लोग वहाँ से जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं हम वहाँ पे। प्री हिस्टोरिक एरा हमने डिस्कस कर लिया है, 3 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। प्री हिस्टोरिक एरा हो गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया है, वैदिक एज हो गया है। सो आप लोग जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।